Well, we are focusing on the order of reactions, one of the important topic. And in this, I have just written the definition of order of reaction, that it is defined as the sum of the power to which the concentration terms are raised in order to determine the rate of reaction. So I have given a reaction where A plus B reacts together, gives you products, and these are M and N are the stoichiometric coefficients. So in order of the reaction, we have to focus only the concentration of the reactants which are changing during the course of the reaction. Okay, so when you are going towards the reaction, so whosoever concentration is changing in the reaction, uh, that reactant you have to see, and you have to work according to that. So I have just written that R is equals to minus dx upon dt. You know there is a small change is going on, so that is always equals to k is a constant over here, k, and you know it's a velocity constant. This thing, you know, the active masses of A, then m power active masses of B n power. So instead of writing this part, you write down this thing. This way you have to write down the rate law of those stoichiometrics, and they will come to the power of it. Now you have to remember जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, m प्लस n को जोड़ के. ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन आप क्या करेंगे, जो पहली चीज़ तो आपको ये देखनी है किसका कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन चेंज हो रहा है. रिएक्टेंट की बात कर रही हूँ, प्रोडक्ट की नहीं. ठीक है, तो उनका आप स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को ऐड अप कर देंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कुछ चीज़ें हैं विच यू हैव टू रिमेंबर, दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या तो ज़ीरो होता है, फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है. ठीक है, थर्ड से आगे नहीं होगा. तुम सोचो फोर्थ हो जाए, फिफ्थ हो जाए, सिक्स हो जाए, ऐसे नहीं होता है. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यही होते हैं. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू या तो आपकी पॉजिटिव निकलेगी, नेगेटिव निकलेगी, ज़ीरो निकल सकती है, इंटीग्रल वैल्यू निकल सकती है, मतलब होल नंबर्स में निकल सकती है, और आपका फ्रैक्शन तक में भी निकलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना. आई हैव रिटन दिस पार्ट ऑल्सो. So we'll focus on the order of reactions, like zero. Earlier zero was there in our course, but now it's not there. So we'll work on the zero order of reaction also. We'll see to it because एक पढ़ के हम लोग difference generate नहीं कर पाएंगे. इसीलिए I just want to focus with you all with the zero order also. So this is the zero order reaction I have written, but by looking it you can see that आप तो कह दोगे मैम ये सेकेंड ऑर्डर की, क्योंकि यहाँ दो रिएक्टेंट्स हैं, है ना. बट आई एम टेलिंग यू इट इज़ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. पॉइंट क्या था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस तब हम निकालते हैं जब रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहे हों. ठीक है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन किसके चेंज हो रहे होंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, उसी से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं. ये थ्योरेटिकली देख के अब मैं कह दूँ कि यहाँ टू है तो ये सेकेंड ऑर्डर का है, तो ये गलत है. ये थ्योरेटिकली या देख के इक्वेशन से आप कभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस नहीं निकाल सकते हैं. दीज आर द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़. तो आप इसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, तब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं. सो आई थिंक नाउ वी कैन फोकस हाउ वी आर doing or calculating these order of reaction, whether it is zero or it is first. Children, we are focusing on the zero order reaction and हम ये reaction हमको दी रखी है. अब हम इसको rate expression अगर इसका लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे. You will simply write down R is equals to K, और भाई NH3 आपको दिया रखा है और आप इसको 2 लिख देंगे. लेकिन हम कह रहे हैं ये ऐसे नहीं होगा, ये एक्चुअली रिएक्शन है, ये ऐसे लिखा जाता है NH3. मतलब यहाँ 2 दिख रहा है स्टोइचोमेट्रिक में, लेकिन हम 2 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है. तो इसका मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्टेंट का है वो चेंज ही नहीं कर रहा है, वो वैरी ही नहीं कर रहा है. ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, R इज इक्वल्स टू, भाई किसी भी तुमने मैथ्स में पढ़ा है A की पावर 0 यू गेट इट 1, तो यू विल गेट इट 1 ओवर ईयर. सो R इज इक्वल्स टू K. तो ये आपका ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे थे ना कि बेटा कुछ रिएक्शन होती हैं वो दिखती हैं, उसमें ज़ीरो, भाई कहीं भी किसी रिएक्शन में तुमने देखा है कि आगे टीचर ने ज़ीरो लगाया रखा, वो या 1 2 3 कुछ भी होगा, लेकिन उसका ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन जो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का होगा वो कांस्टेंट हो गया होगा, वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा होगा. तो उस कंडीशन में क्या हो गया, ज़ीरो. मतलब ये जो रेट लॉ आप ये डिज़ाइन कर रहे हैं, इससे ये डिपेंड कर रहा है कि जो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो जो कॉन्सेंट्रेशन होता है रिएक्टेंट के उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है. ठीक है, इसीलिए हमने ज़ीरो लिखा है, तभी ये 1 वैल्यू आ रही हो, ये आ रहा है. इससे तो यही अंडरस्टैंड हम कर रहे हैं ना कि इट्स नॉट एट ऑल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. तो वो कंडीशन आपकी क्या है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है. अब सपोज़ करो हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखना है, तो फर्स्ट ऑर्डर में अगर हमने देखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सपोज़ को टीचर हैज़ गिवन यू अ रिएक्शन लाइक दिस. ठीक, तो आप इसका क्या करेंगे, आप सिंपली लिखोगे यार ये तो एक ही दिख ही रहा है, के लिख के
N2O5। तो यहाँ क्या एक ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट है, तो ये आपका चीज़ हो गई। तो ये कंडीशन आपकी क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर में हो गया, क्योंकि यहाँ 1 है। तो आप इसका अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप इसका करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप क्या लिख देंगे इसका 1। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे आप, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, 0 ऑर्डर। ठीक है, तो दिस वे यू कैन ईजली पुट द दिस थिंग वैल्यूज़। नाउ दे हैव द यूनिट्स ऑल्सो ना, तो आप इसको यूनिट्स को भी लिख सकते हैं। भाई हमें तो फर्स्ट ऑर्डर पे फोकस करना है, हमें ज़्यादा देख के चलना नहीं है, तो हमें ज़्यादा अपना करना नहीं है, ठीक है ना। तो प्लीज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे आप 0 ऑर्डर के भी हम तो कहेंगे ना ही याद करो तो अच्छा है, लेकिन अगर फिर भी कर रहे हो तो चलो ठीक है, वो भी करके देख लो। तो अगर इसकी यूनिट आप देखोगे, ठीक है, तो हमारे पास 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, उसकी अगर हम यूनिट देख रहे हैं तो आपका सपोज़ करो, देखो बेटा, सोल्यूशन भी हो सकता है आपके पास और गैस कंडीशन में भी हो सकता है ना, गैशियस कंडीशन में हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मोल लीटर -1 सेकेंड -1, यहाँ क्या है ATM सेकेंड -1, ठीक है ये। अब आप फर्स्ट ऑर्डर का देखें, ये फर्स्ट ऑर्डर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यही हमारे कोर्स में है। तो सोल्यूशन के टर्म पे सेकेंड -1 और गैशियस कंडीशन में भी सेकेंड -1 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यही आपकी क्या है, ये सारी यूनिट्स हैं, ठीक है, दीज आर योर यूनिट्स। अब ये तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट बता दिया। अब सपोज़ करो तुम कहो कि मैम ये कहाँ से लिए हैं आप यूनिट, आपने कोई फॉर्मूला नहीं बताया हमको, तो हम आपको फॉर्मूला बताते हैं के की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। आपको याद रखना है मोलर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, दिस इज टाइम, ठीक है। नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज ओवर हियर, दिस वे यू विल गेट द वैल्यू यूनिट ऑफ इट। ना सपोज़ करो जैसे हमने अपना 0 ऑर्डर का देखा था, 0 ऑर्डर में तुम देखा था R = K होता है, तो जो R की वैल्यू वही K की वैल्यू है, ठीक है। तो जो K की वैल्यू वो R की वैल्यू है, तो हमारे पास जो है वो अगर हम को देखें तो हमें K की वैल्यू आराम से मिल जाएगी, वो आपकी ये हो जाएगी मोल लीटर -1 सेकेंड -1 आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी फर्स्ट 0 ऑर्डर की ईज़िली यू कैन ईज़िली कैलकुलेट। अब यही अगर आपको गैशियस स्टेट में लिखना है, ये भाई ये कब था, सोल्यूशन स्टेट पे था, ये सब क्या था आपका सोल्यूशन का था। अब आपको गैशियस की कंडीशन है तो वही लेके चल लीजिए भाई, मोल की जगह भाई गैस है तो ATM आप लगा देंगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ चिल्ड्रन बी वेरी स्पेसिफिक, और सेकेंड -1 आप लिख देंगे, ठीक। तो दिस वे यू कैन हैव योर दिस पार्ट फॉर 0 ऑर्डर। हम फर्स्ट ऑर्डर का भी देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में आपको याद हो R = K/A था, ठीक। R की वैल्यू हमने ये भी कहा है, यही जो पीछे निकाली है वही आपकी R की वैल्यू है, ठीक है। अब K कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू तो भैया तुम्हें खुद ही मालूम है, मोल लीटर -1 होता है, बस। तो आपका क्या हो जाएगी K की वैल्यू, K की वैल्यू बेसिकली आपकी किसके बराबर हो रही है, अगर आप इसको देख के चलेंगे तो ये आपका सेकेंड -1 है ना, क्योंकि ये तो सब हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड -1 है। सेकेंड -1 कह लो, मिनट -1 कह लो, R-1 कह लो, कुछ भी हो भैया, लेकिन R हो तो उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए सेकंड में, मिनट है तो सेकंड में कन्वर्ट है। आप सबको मालूम है कि 1 मिनट = 60 सेकेंड्स, तो आई थिंक यू कैन ईजिली कन्वर्ट इट इनटू, मतलब मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो और आवर्स को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। सो आई थिंक देयर इज़ नो बिग इशूज़ इन दिस पार्ट। Now the next topic we will focus on the molecularity of the reaction. Now children, the next topic is molecularity of the reaction. Molecularity is the number of reacting species, means चाहे वो molecules हो, atoms हो, ions हो, that collides together in a rate determining step। जैसे कोई reaction चल रहा है, उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके आपको उन रिएक्टिंग स्पीशीज़ को काउंट करके चलना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर 1000 इसमें रिएक्टिंग स्पीशीज़ नहीं, वो रिएक्शन देख के आप बताएंगे कि कितना उसका रिएक्टिंग स्पीशीज़ है, ठीक है। तो उनको आप काउंट करके मॉलिकुलैरिटी निकाल देते। बेसिकली उसमें भी ये बात ध्यान रखनी, कितने मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या था, कितना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का चेंज हो रहा था,
ठीक है। और इधर क्या है, कितने जो मॉलिक्यूल्स हैं या ये रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं वो कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे से, और वो ही डिटरमाइन कर रहे हैं पर्टिकुलर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप डिज़ाइन कर रहे हैं। देखो जहाँ पे ईजीएस्ट रिएक्शन होते हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई इशू नहीं होता। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल रिएक्शन जो होते हैं यूनिमॉलिकुलर होते हैं, ठीक है, एक होता है बाई मॉलिकुलर, थर्ड होता है आपका ट्राई मॉलिकुलर्स। तो ये बेसिकली क्या डिपेंड कर रहा है, दीज आर द रिएक्शंस, ठीक। तो ये डिपेंड करते हैं नंबर, और इसमें नंबर ऑफ स्पीशीज़ कितनी है, एक यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 3, ठीक है। तो ये रिएक्टिंग स्पीशीज़ है। अब इन्हीं को हम डिटरमाइनिंग, यही हम इनके क्या हो जाएंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमें यूनिमॉलिकुलर फर्स्ट वाला हमें दिया रखा है यूनिमॉलिकुलर, ठीक है। अब टीचर ने आपको ऐसे रिएक्शन दिया रखा है H2O2 लिक्विड स्टेट में है, और ये वाटर दे रहा है, साथ में आपको हाफ ऑक्सीजन गैस दे रहा है, ठीक है। अब इसमें ये रिएक्शन तुम्हें कैसा दिख रहा है, एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है यहाँ, तो यही इसका क्या हो गया, इसका जो मॉलिकुलैरिटी है वो कितनी हो गई 1। तो अगर टीचर तुमसे पूछता है कि बेटा मॉलिकुलैरिटी ऑफ दिस रिएक्शन कितनी है 1, यानी ये कैसा रिएक्शन है, यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन है, ठीक है। यही स्टेप जो हो जाएगा, इसका कौन सा स्टेप हो जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही सपोज़ करो हम कोई दूसरा रिएक्शन ले लें, हमने 2HI, ये गैस कंडीशन है, और ये हमारा हो गया H2 + I2, दोनों गैसेस निकल रही हैं। अब देखो यहाँ पे इसकी मॉलिकुलैरिटी कितनी है, इसकी मॉलिकुलैरिटी इज़ 2, मॉलिकुलैरिटी कितनी है इसकी 2 है। तो ये कैसा रिएक्शन है, बाय मॉलिकुलर रिएक्शन है, और इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है, ठीक है। सो दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू। ये चीज़ें देखो, अब ऐसे ट्राई मॉलिकुलर अगर हम ले लें, अब सपोज करो ट्राई मॉलिकुलर यानी 3 आपको रिएक्टेंट दिखेंगे, ठीक है। तो 3 में आपको दिखेगा, तो ये इसकी मॉलिकुलैरिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। ये देखो सिंपल चीज़ें होती हैं, जैसे इस तरह के जो भी हमने तुम्हें अप्लाई करे, ये किस तरह के रिएक्शन थे, ये आपके सिंपल रिएक्शन कहते हैं इनको, या फिर यू कैन कॉल देम एज एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, सिंपल या एलिमेंट्री। लेकिन ये रूल जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में नहीं अप्लाई होते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 तरह के रिएक्शन होते हैं। सिंपल रिएक्शन अभी आपने पीछे देख लिया, लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को करते हैं, क्योंकि देखो ये जो रिएक्शन है ये एक स्टेप में चल रहे हैं, ये 1 स्टेप फिर रहा, भले ही ट्राई मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल्स इसमें अप्लाई थे। ये तो मैं सिंपल एग्जाम्पल दिया, हो सकता है कोई और एग्जाम्पल हो जहाँ 3 रिएक्टेंट तुमको ऐसे दिख रहे हो, ठीक है, सब अलग अलग हो। यहाँ तो इस तरह से दिख रहा है, 2 ये और ये 1 3, ठीक है। तो ये सब सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ये रूल नहीं होता है कि आपको देख के पता चल जाए। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शन होता है वो सिंगल स्टेप का नहीं होता है, इट टेक्स प्लेस इन 2 और मोर स्टेप्स। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस इन 2 और मोर स्टेप्स। और ये कितने सिंपल रिएक्शन हो गया, टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप, ठीक है, एक स्टेप पे ये काम करता है, और ये 2 स्टेप में, तो इसीलिए दिक्कत हो जाती है इन रिएक्शनों को। तो अब हम इस पे फोकस करेंगे, ठीक है, कि हाउ इट इज़ बीन हैपनिंग। सो लेट्स फोकस ऑन इट। सपोज now children, we'll focus on this part, and but before going to it, I want to just discuss few points. Molecularity, you got it, this thing very clearly, that we have the simple or simple reactions were also there, and we were having the complex reaction one part. You know that the reactions were unimolecular, bimolecular, trimolecular. This depends on the number of the reacting species they were having. Now the reactions which were simple or elementary were taking place in 1 step, and the reaction which were complexes, they were taking 2 or more steps. This thing was clear. Suppose once again we consider a unimolecular reaction, ठीक है, एक मॉलिक्यूल, हम एक ऐसा रिएक्शन लेते हैं जहाँ पे यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन है, और वो जो है जो रिएक्शन हम यूज़ करेंगे उसमें थोड़ा सा ध्यान देना, सिंगल एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल रीअरेंज और डिकम्पोज इनटू या इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स, ठीक है। तो हमने एक ऐसा लिया रखा है मॉलिक्यूल जो कि वो एक
एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है, ठीक है, और वो बाद में जाके वो प्रोडक्ट बना ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये हम लोग खुद ही एज्यूम करेंगे कि भाई जितने भी कंटेनर में हैं वो सब ए हैं, ये आपस में ही कोलिजन कर रहे हैं। तो इस तरह का कोलिजन जब सिंगल ही ए एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह के कोलिजन को हमने क्या कह दिया, होमोमॉलिकुलर कोलिजन का नाम हमने दे दिया, ठीक है। अब सपोज़ करो इसका तुम्हें रेट लॉ लिखना है तो तुमने आर लिखा, या अगर तुमने उसको डिफरेंस की फॉर्म में लेना है तो आपने रेट लॉ तो नहीं कहेंगे इसे, ठीक है, तो आपने इस तरह से लिख लिया है। तो ये बेसिकली अब हम लिख सकते हैं के इज़ इक्वल्स टू रेट एक्सप्रेशन, हम इसका लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये कंडीशन आ जाती है। अब यहाँ पे क्या है, सपोज़ करो कोलिजन अगर हम देखते हैं, एक ये कंडीशन आ गई हमारे पास, ये तब था कंडीशन जब हमने यूनिमॉलिकुलर अपनी कंडीशंस लेके चले हैं, ठीक है, यूनिमॉलिकुलर कंडीशंस है। अब हमारे पास जो है कोलिजन्स के केस में है जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्पीशीज़ आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम होती है, क्योंकि मॉलिकुलैरिटी उनके केस में ग्रेटर देन 3 आर नॉट नोन। अगर तुम सोचो कि 3 से ज़्यादा, जैसे अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने देखा था 0 1 2 3 हमारा लास्ट था, तो ऐसी मॉलिकुलैरिटी में भी 3 तक ही रहती हैं, 3 से ऊपर नहीं जाते हैं हम लोग। वो बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस होती है, वेरी रेयर होती है, हार्डली एक आध कोई ऐसा एग्जाम्पल हो जहाँ मॉलिकुलैरिटी ग्रेटर देन 3 आप लिखें। तो अगर आप अपने एग्जाम्पल्स लिखेंगे तो प्लीज़ फोकस दैट आपको मॉलिकुलैरिटी 1 2 3 लिखनी है, इसमें 0 नहीं होता है, और 3 से ऊपर जाना नहीं है आपको, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट ओनली 3 स्पीशीज़ आर कंबाइंड, मतलब कोलाइड ही तो कर रही है अंदर, तो मैक्सिमम 3 स्पीशीज़ आपस में कोलाइड करती है, उससे ऊपर तुम्हें नहीं जाना है, ठीक है। अब सपोज़ करो अब आपके पास है ना थोड़ा सा शीज़ोमेट्रिक फॉर्म में देख लेते हैं, जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो आप डायरेक्ट शीज़ोमेट्रिक्स की वैल्यू देख के नहीं प्रिडिक्ट कर सकते थे, ठीक है। आपने ये चीज़ डिफरेंस देखी थी ना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमने कर दिया था, लेकिन हम लोग एग्जैक्टली उसे कैलकुलेट करके एक्सपेरिमेंटली ही उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है। थ्योरेटिकली देख कर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते, क्योंकि मॉलिकुलैरिटी को क्या था कि आप थ्योरेटिकली भी देख के आप आराम से रिएक्शन को देख के आप निकाल ले रहे थे, ठीक है। तो इट वाज वेरी पॉसिबिलिटी इन दिस केस ऑफ मॉलिकुलैरिटी, इसके केसेस में होता है, पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ये चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं होती। मैं दोनों चीज़ें मर्ज करके आपको बता रही हूँ ताकि यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ। सपोज़ अब हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की देखते हैं। अगर सपोज़ करो हमें कोई एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मिली है, एक रिएक्शन टीचर ने तुमको दी, ठीक है, ये चल रही है रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के हिसाब से कोई अक्लमंद बच्चा होगा तो वो तुरंत बच्चा क्या कहेगा, देख के ही बता देगा कि मैम ये तो 3 स्पीशीज़ है, तो इसकी मॉलिकुलैरिटी कितनी है, 3 है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी अपना निकाल, जबकि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह रहे हैं एक्सपेरिमेंटली निकलती हैं, देख के कभी सही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं दिखती है। अब ये रिएक्शन हम कह रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये आप इसको 3 अभी नहीं लिखेंगे, हो भी सकता है 3, नहीं भी हो सकता है, हम नहीं कह रहे हैं कि 3 भी हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है। एक्चुअल में ये जो रिएक्शन है स्टेप रिएक्शन है, ये मैं फिर कह रही हूँ बेटा ये जल्दी में आएंगी नहीं, डेफिनेशन आ गई तो आ गई, क्योंकि ऐसे बच्चा रिएक्शन को नहीं बना पाता है, ठीक है। तो उसने स्टेप रिएक्शन चलाया और NO2F+F ये बना। अब NO2+F ये रिएक्ट करेगा, तब NO2F ये बना। अब इसमें देखो ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये 2 रिएक्शन है, हम ही को पता है, हम याद है तो हमने लिख दिया ये स्लो स्टेप होता है और ये फास्ट स्टेप होता है, ठीक है। और जो नेट रिएक्शन है, नेट रिएक्शन आपकी ये है भाई, ये आप आराम से अपनी NO2 है, ये नेट रिएक्शन आपकी ये है, ठीक है। आप इसको ऐडअप कर लेंगे। हम ये कह रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और इसमें जो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है, उसको आप देखते हैं जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज़ इक्वल टू द स्लो स्टेप, ठीक है। तो इन दोनों में से आप इसको नहीं लिखेंगे सिर्फ, अव्वल तो ये दोनों ही एक सी हैं, दोनों में ही अगर देखा जाए तो इसमें भी सेकंड मॉलिकुलैरिटी आएगी, बाई मॉलिकुलैरिटी, और इसमें भी यही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम वैसे देख के चलेंगे तो ये क्या है कि आप दोनों में से वो, लेकिन जो आपको रेट एक्सप्रेशन लिखना है, तो भाई आप सोचें हम इसको लिखते हैं तो फास्ट स्टेप को नहीं लिखते हैं, ये जो स्लो स्टेप है उसको लिखते हैं। तो आपका रेट जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा कि जो फर्स्ट स्टेप है वही है आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रेट लॉ इक्वेशन हो गई,
जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो आप रेट एक्सप्रेशन अगर इन दोनों में से लिखेंगे तो फास्ट वाले का नहीं लिखेंगे, आप स्लो वाले को लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका रेट एक्सप्रेशन है। तो मेरी बातें समझ में आई आपको कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है निकालना। यू हैव टू रिमेंबर द स्टेप्स एंड देन यू हैव टू डू। तो स्लोएस्ट स्टेप जो थी, 2 स्टेप की रिएक्शन थी, लेकिन जो स्लोअर स्टेप था वही हमारा, जो फर्स्ट स्टेप था वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। उसी से हमने अपना रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा, उसी से हम अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख लेंगे, उसी से हम अपना मॉलिक्युलरिटी। अब इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी? 2 दिख रहा था ये ट्राई मॉलिकुलर में, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है। ठीक है, मॉलिकुलरिटी इसकी निकली, बाई मॉलिकुलर मॉलिकुलरिटी निकली। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द सीडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बिकॉज इट इज़ नॉट देयर इन योर कोर्स, तो वाई टू फोकस ऑन दिस थिंग। सीडो मतलब होता है फॉल्स, दिखता है कि 1 है लेकिन एक्चुअल में नहीं होता है। ठीक है, तो प्लीज़ देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन, अ क्वेश्चन इज़ बीन देयर, टीचर कैन आस्क यू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिकुलरिटीज़ पे डिफरेंस। ठीक है, दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू, ये पेटेंट है। दूसरा क्वेश्चन इसमें होता है, यू हैव टू राइट डाउन रेट लॉ एक्सप्रेशन या इक्वेशन। ठीक है, या रेट एक्सप्रेशन आपको लिखना पड़ जाए, जो भी टीचर आपको जो भी लैंग्वेज है वो आपसे जज करके पूछेगी, यू हैव टू राइट डाउन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द टीचर कि व्हाट शी इज़ आस्किंग, कि रेट लॉ लिख दीजिए या रेट एक्सप्रेशन लिख दीजिए, है ना, एनीथिंग, रेट लॉ कह दीजिए या रेट एक्सप्रेशन लिख दे बच्चा, या फिर रेट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, तो बच्चा यही लिखेगा। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू हाउ यू कैन ईजिली कैलकुलेट द मॉलिकुलरिटी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हैं, एक ये कुछ भी मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको दे दी जाएगी, पूछा जाएगा भैया रेट लॉ उसका लिखो, तो यू हैव टू राइट डाउन। पूछा जाएगा कौन सी मॉलिकुलरिटी, तो मॉलिकुलरिटी तो आप सिंगल वाली मॉलिक्यूल्स होंगी, सिंपल वाली इजी कर लेंगे। कॉम्प्लेक्स की बात है तो स्टेप में देंगे आपको, तो आप डिटरमाइंड करेंगे कि कौन सा है। जो स्लो रिएक्शन चलेगा वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, उसी से आप अपना रेट इक्वेशन लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, इतना आसान नहीं होता कि देख के आप किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दें। So I think this portion is clear to you. We have covered this portion. Hopefully you have understand this concept, and please learn the definitions because definitions are important.